हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं ये पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं एम लक्ष्मीकांत का है। शुरू कर रहे हैं, 5th एडिशन है और पूरा 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक ख़त्म करेंगे हम। और इसमें अलग ये होगा कि हम इसमें एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद तुरंत एमसीक्यू करेंगे और ट्राई करूँगी कि मैं उन एमसीक्यू का सोल्यूशन आपको तो दे दूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप उनका सोल्यूशन उस टाइम पे दो और तब जब वीडियो चल रही हो तभी, और जो एमसीक्यूज़ हैं उनका सलूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी या फिर कोई अलग से एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी और फिर उसमें दूंगी। तो जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसके बारे में जानते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो हुआ क्या, जो हमारे एम एन रॉय जी थे, जो पायनियर थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के 1934 में, इनको लगा कि नहीं, हमें ज़रूरत है एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, चीज़ों को अपने ढंग से करने की। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के लिए एम एन रॉय जी ने अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए थे और फाइनली जनवरी 26 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आ गया था। अब इसके पहले कि हम कहानी देखते हैं, कुछ क्रोनोलॉजी थी वो भी देखते हैं क्या है। तो पहले दिया गया है कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 तक चला था। 1858 तक क्यों चला था आपको पता है, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्ट हो गया था उसके बाद काफ़ी चेंजेस किए गए थे। तो कंपनी का रूल जो है वो 1773 से लेके 1858 तक चला था। ठीक है जी। तो अभी देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं केवल वही चीज़ डिस्कस करूँगी जो इम्पॉर्टेंट है। मतलब पूरी लक्ष्मीकांत में आपको पता है कहानी भी दी हुई है, तो जो इम्पॉर्टेंट है केवल वही डिस्कस करूँगी मैं। तो बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट है ये। तो रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को रेगुलेट करना। ठीक है जी। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्यों थी, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी इस एक्ट में। पहला तो ये कि ये पहला स्टेप लिया गया था, इस एक्ट में पहला स्टेप लिया गया था कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी उनके अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाए। पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया था। सॉरी, रिकॉग्नाइज करा गया था, अलग नहीं, रिकॉग्नाइज किया गया था। और थर्ड पॉइंट ये था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी थी। ठीक है जी। आप देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या थे। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें कि 4 मेंबर होते थे उसको असिस्ट करने के लिए। और इस तरह से जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, जो भी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो थे कौन, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, इनके अंदर कर दिया गया। लेकिन इसके पहले क्या होता था, इसके पहले ये तीनों तीनों जो प्रेसिडेंसीज हैं वो अलग अलग होती थी। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो है वो उसको बनवाया 1774 में, और साथ ही साथ इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस को रख दिया गया। और चौथा क्या हुआ, इन्होंने जो भी कंपनी में काम करने वाले लोग थे उनको किसी प्राइवेट ट्रेड करने से मना कर दिया, और ये भी कहा कि आप वहाँ के लोकल लोगों से किसी भी तरह की ब्राइब या फिर गिफ्ट जो है वो नहीं ले सकते। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें हुआ क्या था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको उसका जो कंट्रोल है इंडिया में और स्ट्रेंथन करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ी, जो कि एक तरह से कंपनी की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, जो रिपोर्ट करेगी वहाँ के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को, कहाँ के, इंडिया के। तो इतना हमने देख लिया और अब हम इसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, इस वीडियो में मैं केवल आपको एमसीक्यूज़ दूंगी और आप ट्राई करो कि मुझे कमेंट में इसका आंसर दो, और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें इन सारे के सारे एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन भी आपको दूंगी। जो भी सॉल्यूशन है इसका वो भी बताऊंगी और पूरा एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिएगा। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आप देख लीजिएगा उनको। ये सारे आप एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और सारे के सारे सॉल्व कीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट आते हैं हम पेट्स इंडिया एक्ट। ठीक है जी, या फिर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जो है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ जो 1785 था, इसको पास किया गया था
जो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ डिफेक्ट्स थे, उनको सही करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पास किया गया, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी नाम से जानते हैं। अब इस डायरेक्टली हम फीचर्स की बात करते हैं। तो इसमें हुआ क्या था, कंपनी के कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था, मतलब कुछ इनमें डिस्टिंक्शंस रखे गए थे। और इसने अलाउ किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि मैनेज करेगा कंपनी के कॉमर्शियल अफेयर्स को, और साथ ही साथ एक नई बॉडी बनाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। और इस तरह से डबल गवर्नमेंट या फिर डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत जो है हो चुकी थी। और साथ ही साथ ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि एक क्या बोलते हैं, इंडिया को कहा गया था वो ब्रिटिश पोजीशन है, ठीक है जी, ये हो गया। और साथ ही साथ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पूरे के पूरे इंडिया पे एक सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया उनके कंपनी के अफेयर्स के लिए। तो ये हो गया। फिर से कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, इनको आप पढ़िए और वीडियो को स्टॉप करिए, पॉज करिए, सॉल्यूशन दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में बात करते हैं। ये पहला स्टेप था जब ब्रिटिश इंडिया में सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट करी गई थी। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके तहत हुआ गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और उसके साथ ही साथ उसे, मतलब जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा उसे सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी। और इस तरह से पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये, इस एक्ट के आने से पहले, मतलब इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के आने से पहले जो भी रूल्स होते थे उनको हम रेगुलेशंस कहते थे, और उसके बाद जो भी लॉज थे उनको हमने एक्ट कहना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल बॉडी थे उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और एट दी एंड क्या हुआ, ये पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है बन के निकल के सामने आई, ठीक। और साथ ही साथ इसमें ओपन कंपटीशन की भी शुरुआत करी गई। याद रखिएगा, इसमें शुरुआत की गई थी, इसको लाया नहीं गया था। तो ये हो गया 1833 के बारे में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हमने जान लिया। फिर से कुछ एमसीक्यूज़ हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इनका सलूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जूम भी कर देती हूँ, आप एक एक क्वेश्चन देख सकें। ये पूरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, और लास्ट वाला ये रहा, और इसके बाद बस एक और क्वेश्चन है, और सॉरी अभी एक और है, तो ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है जी। ये क्वेश्चन रहा, आप इसको पॉज करके वीडियो को देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक ये, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 तक पढ़ा है, इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।